आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो आपको एक्सेल तो आना ही चाहिए। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, अपन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको ऊपर बहुत सारे टैब्स दिख रहे होंगे, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये सारे के सारे। मैं फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि न्यू, आपको स्प्रेडशीट खोलनी है तो उससे खोल सकते हैं। सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर होम में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे कि क्लिपबोर्ड वगैरह का, फॉन्ट वगैरह का, इनका दिख रहा होगा। वैसे इसको रिबन बोलते हैं, जो ये पूरा दिख रहा है ना होम के नीचे जो पूरा है, इसको रिबन बोलते हैं। अगला ऑप्शन इंसर्ट का है, इससे आप कोई फोटो वगैरह या फिर लोगो वगैरह अंदर इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। बाकी ड्रॉ का भी है यहाँ पे ऑप्शन, और बहुत सारे इनको अपन बारी बारी देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो फिर से होम के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर देखना नीचे जो जहाँ पर A1 लिखा है उसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। ये जो A1 में लेके आता हूँ अपना कर्सर, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। और जो सामने जो FX करके लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। इन दोनों के बारे में बताऊंगा अभी आपको, ये होते क्या है, इनका काम क्या है। अब आते हैं अपनी शीट के ऊपर जहाँ पर हमको काम करना होता है। इसमें जो वर्टिकल लाइंस होती है ऊपर से नीचे तक, जैसे कि मैं भी दिखाता हूँ आपको, ये जो ऊपर से नीचे की जो लाइन है इसको हम बोलते हैं कॉलम, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं रो। ठीक है, कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं बताई है मैंने अभी तक आपको। लगे हाथों आपको बता भी देते हैं कि कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि 1 2 3 4 ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और डाउन एरो दबाओगे आप तो आप सीधे एंड पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपने इसके अंदर शीट के अंदर टोटल 10,48,576 रोज होती है। अब कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, यानी कि ABCDEF ये वाली। लेकिन ऐसा मत सोचना कि ये Z तक होती है। अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और राइट एरो दबाओ, आपको दिख जाएगा कि ये Z तक नहीं होती है, उससे भी बहुत आगे होती है। ये एंड होती है XFD पर, यानी कि टोटल नंबर में ये होती है 16,384। ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होती है। वापस से कंट्रोल और लेफ्ट एरो दबाते अपनी कीबोर्ड में अपन वापस स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। तो यहाँ देखना कि Z पर खत्म होने के बाद चालू होता है AA, फिर AB, AC, और फिर उसके बाद में जब ये वापस AZ हो जाता है फिर यहाँ पे चालू होता है BA, BB, ऐसे चालू होता है ये। उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। तो अब आगे चलते हैं। अपनी ये शीट के अंदर जो डब्बे होते हैं उनको हम सेल बोलते हैं। हर एक सेल का अपना एक यूनिक नेम होता है, और ये नेम जो होता है वो आपको नेम बॉक्स में देखने को मिल जाता है। अभी जैसे अपना जो सिलेक्टेड डब्बा है वो 1 वाली रो पे और A वाले कॉलम पे है, तो इसका नाम हो गया A1, जो कि नेम बॉक्स में डिस्प्ले भी हो रहा है। अभी मैं जैसे ही दूसरे सेल के ऊपर क्लिक करूंगा तो उसका नेम भी नेम बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होगा। जैसे मैं अभी E वाले कॉलम और 7 वाली रो के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये E7 लिखा हुआ आ चुका है नेम बॉक्स में। और जैसे कि अभी मैं जूम कर रहा हूँ, ये जूम जो होता है नीचे प्लस वाले बटन से होता है, आपको दिख रहा होगा, और इसका मैक्सिमम जूमिंग लेवल होता है 400%। साथ में यहाँ पे देखिए नेम बॉक्स में E7 भी लिखा हुआ आ चुका है। और मैं जैसे D5 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो D5 भी आ गया नेम बॉक्स में। चलिए थोड़ा लिख के देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल, CELL, और इस सेल का नाम क्या है, D5, जो कि नेम बॉक्स में शो हो रहा है। अब अपन F7 सेल को पकड़ते हैं और इसके ऊपर लिखते हैं F7। F7 इस सेल का नाम है। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ, बस ध्यान से देखते और सुनते रहना। अभी मैं D2 सेल में कोई नंबर लिखता हूँ और मैंने लिख दिया 78 जैसे कि, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे मैंने 78 लिखा वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। और जो अपने अल्फाबेट लिखाता है सेल, और जो भी मैं मेरा नाम लिख के दिखाता हूँ आपको, ये जो दोनों की दोनों है ये लेफ्ट साइड में है। और जो मैंने नीचे F7 लिखा था, यानी कि नंबर और अल्फाबेट दोनों लेफ्ट साइड में हो गए। लेकिन जब आप अकेला सिर्फ नंबर लिखते हो वो राइट साइड में अपने आप शिफ्ट हो जाता है एक्सेल के अंदर। अभी मैं जैसे G4 सेल के अंदर कोई नंबर लिखूंगा तो वो फिर से राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप एक या एक से ज्यादा सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो इनको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अभी जैसे मैंने इसको C3 से लेकर H9 तक इसको ग्रुपिंग की है, तो इसकी रेंज हो गई C3 से लेकर H9 तक। और इसको लिखेंगे कैसे, C3:H9, जैसे मैंने आपको अभी लिख कर दिखा भी दिया है। अब थोड़ा फॉर्मूला बार को देखते हैं। अभी जैसे मैंने E6 सेल के अंदर मैं लिख रहा हूँ एक्सेल, तो जो मैं यहाँ पे सेल के अंदर लिखता हूँ वो सेम टू सेम आपको फॉर्मूला बार में लिखा हुआ दिख जाता है। अब मैं D8 सेल के अंदर लिखता हूँ इक्वल मतलब अपन कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, इक्वल 9/5। फॉर्मूला बार में भी 9/5 ही लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन मैं जैसे ही दूसरे सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अपने D8 सेल में 45 लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं D9 सेल के अंदर 45 लिखता हूँ तो फॉर्मूला बार में भी 45 ही लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूला बार के अंदर आपको रिजल्ट नहीं, जो आप सेल के अंदर लिखते हो वो लिखा हुआ आता है, और सेल के अंदर आपको रिजल्ट दिखता है। अब D10 सेल को पकड़ते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इक्वल का मतलब होता है कि आप कोई कैलकुलेशन करने जा रहे हो, यानी कैलकुलेशन
कैलकुलेशन करने के लिए आपको हमेशा इक्वल का साइन लगाना होता है। अब अपन क्या करते हैं कि D8 और D9 सेल को ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे D8 प्लस D9 और फॉर्मूला बार के अंदर भी यही लिखा हुआ आएगा D8 प्लस D9, लेकिन अपने यहाँ पर 90 लिखा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर डायरेक्ट रिजल्ट दिखता है आपको और फॉर्मूला बार के अंदर जो आप सेल के अंदर लिखते हो वो दिखता है। सेल के अंदर अपन ने फॉर्मूला लिखा है तो ऊपर फॉर्मूला बार के अंदर भी फॉर्मूला दिखेगा, लेकिन सेल के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा, यानी कि 45 प्लस 45 इक्वल 90। तो 90 हमको दिख रहा है सेल के अंदर, लेकिन D8 प्लस D9 अपन को दिख रहा है फॉर्मूला बार के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। बाकी देखते हैं क्या करें, मिलेंगे अगली वीडियो में।